हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट टीजीटी साइंस 2023 के केमिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस को हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो वन बाय वन चलो स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी हुई है आपको, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। यहाँ पर देखो आपको क्या बताया गया है कि जब भी कोई कैंडल बर्न होती है तो वहाँ पर केमिकल चेंज भी ऑब्जर्व करते हैं और फिजिकल चेंज भी ऑब्जर्व करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जब भी कैंडल को बर्न करते हैं तो वहाँ पर देखो वैक्स मेल्ट होता है। कैंडल जो होती है वो किसकी बनी होती है? वैक्स की। तो जो वैक्स मेल्टिंग होती है वो तो क्या होता है भाई, वहाँ पर फिजिकल चेंज होता है। और जो कंबशन होता है किसका? फ्लेम का, वैक्स का जो कंबशन होता है वो क्या होता है भाई, वहाँ पर केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पर कैंडल बर्निंग में केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट दी हुई है आपको कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट को, जो भी एनिमल वेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद, डिग्रेडेशन करने के बाद क्या होता है, एक गैस प्रोड्यूस होती है। उस गैस को हम क्या बोलते हैं भाई, बायोगैस बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट है, डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यही वाला स्टेटमेंट देखो रॉन्ग दिया हुआ है। क्या बोल दिया इसने, देखो डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, रॉन्ग है। ये क्या है, थोड़ा सा चेंज करके इसने दे दिया है। यहाँ पर जिंक होना चाहिए था और यहाँ पर क्या है भाई, आयरन होना चाहिए था। आयरन पे कोटिंग करते हैं हम, किसकी? जिंक की कोटिंग करते हैं। तो उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और गैल्वेनाइजेशन का जो इम्पोर्टेंस है, क्यों करते हैं गैल्वेनाइजेशन को? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रस्टिंग, यानी कि आयरन को रस्टिंग ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम आयरन की कोटिंग नहीं करते हैं, आयरन की लेयरिंग नहीं चढ़ाते हैं। किसकी लेयरिंग होती है भाई, यहाँ पर जिंक मेटल की कोटिंग होती है ऑन द आयरन मेटल। तो यही वाला स्टेटमेंट आपको नॉट ट्रू में जाएगा, ये रॉन्ग दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड इज़ अ फिजिकल चेंज। भाई जो रबर बैंड होता है ना, उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पर कोई फिजिकल चेंज ऑब्जर्व करते हो या फिर आप केमिकल चेंज ऑब्जर्व करते हो? तो जो स्ट्रेचिंग और रबर है वो क्या है भाई, फिजिकल चेंज ही होता है। वहाँ पर कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता। फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है? फिजिकल चेंज में आप ऑब्जर्व करते हो कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, यानी कि उसकी कंपोजिशन डिस्ट्रॉय होकर न्यू फॉर्म नहीं बनती है। जैसे देखो वाटर है, वाटर से आपको पता है यहाँ पर वाटर लिक्विड स्टेट में भी होता है, आइस जो है इसकी सॉलिड स्टेट में है, और जो वेपर्स बन जाते हैं इसकी वो गैशियस स्टेट में होती है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट में होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैशियस स्टेट। तो यहाँ पर जो ये स्टेट चेंज होती है ना इनकी, ये कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज होता है। इसका रीज़न क्या है? देखो जब आइस बना है तो ऐसा तो नहीं है आइस की जो कंपोजिशन है वो ही चेंज हो गई, मतलब कि आइस क्या है, वाटर नहीं रहा है। भाई कंपोजिशन चेंज होने का मतलब तो ये है ना कि उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी जो आइडेंटिटी थी वो क्या है, चेंज हो गई। अगर उसकी आइडेंटिटी या फिर एग्जिस्टेंस सेम ही रहती है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर फिजिकल चेंज ही होता है। तो यहाँ पर जब आप वाटर को लिक्विड में, सॉलिड स्टेट, आइस की फॉर्म में और वेपर्स की फॉर्म में देखते हो तो यहाँ पर सिर्फ उनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है कि वो दिखते कैसे, उनकी अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ है। उनकी जो कंपोजिशन है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स ही रहती है, वाटर ही होती है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है, जब एलिमेंट्स कंबाइन करके, सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड कंबाइन करके क्या करते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ अ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इज। यहाँ पर देखो सिंथेटिक डिटर्जेंट का हाइड्रोफिलिक एंड क्या होता है ये बताना है आपको। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। अब देखो यहाँ पर जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है ये सोप्स के जैसे ही होते हैं, दोनों ही क्या है, सोप्स भी और डिटर्जेंट्स भी दोनों ही क्या होते हैं भाई, फैटी एसिड्स होते हैं। बट डिफरेंट सब्सटेंसेस के फैटी एसिड्स होते हैं ये। और साथ में जो इनका क्लीनिंग एक्शन होता है वो बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू सोप्स, क्योंकि ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों के साथ क्या करते हैं, लेदर फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट जो सोप्स होती हैं वो हार्ड वाटर के साथ लेदर फॉर्मेशन नहीं करती है। लेदर का मतलब क्या है कि जो उनका क्लीनिंग एक्शन होता है, जो झाग होता है ना, उसके फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो अब जो डिटर्जेंट्स होते हैं या फिर सोप्स होते हैं उनमें 2 एंड्स होते हैं, वो उनके 2 पार्ट बन सकते हैं। एक क्या होता है, वहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक क्या होता है अभी, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और दूसरा क्या होता है,
हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। यहाँ पर हम डिटर्जेंट की बात करेंगे, वैसे दोनों में ही होता है ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफोबिक पार्ट का मतलब क्या है और हाइड्रोफिलिक पार्ट का मतलब क्या है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक का मतलब क्या होता है फोबिया, यानी कि डर लगता है जिसे। तो यानी कि ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, ठीक है, जिसे डर लगेगा, फोबिया है, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाटर रिपेलेंट होते हैं। और ये दूसरा जो इसका पार्ट होता है डिटर्जेंट का, वो क्या होता है हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब क्या होता है लविंग, तो ये क्या होता है अभी वाटर लविंग होते हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट क्या होता है हाइड्रोफोबिक, दूसरा पार्ट है हाइड्रोफिलिक, यानी कि एक वाटर रिपेलेंट है और एक वाटर लविंग है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ये क्या होता है, ये जो डिटर्जेंट का फॉर्मूला होता है ना, केमिकल फॉर्मूला होता है, उसमें जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक। ये क्या होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। और ये क्या रहता है टेल की फॉर्म में रहता है, क्या रहता है, इसे हम टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, ये टेल बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर सल्फोनिक एसिड्स होते हैं। क्या होता है अभी, सल्फोनिक एसिड्स होते हैं सॉल्ट के। तो यहाँ पर ये होते हैं, क्लोराइड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट्स अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। अमोनियम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग रहते हैं बेसिकली। और जो सॉप्स होते हैं ना, सॉप्स जो फैटी एसिड्स बनते हैं वो सिर्फ किसके होते हैं, सोडियम और पोटाशियम के। किसके होते हैं भी, सोडियम और पोटाशियम के फैटी एसिड्स बनते हैं सॉप्स। और यहाँ पर ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं इसमें देखो ये क्या है, सल्फोनिक एसिड्स, क्लोराइड्स है, ब्रोमाइड्स है, अमोनियम है, इन सब के हो सकते हैं। और ये क्या रहते हैं, जैसे ये टेल है तो ये क्या होता है, यहाँ पर हेड बनता है। ये क्या होता है, हेड बनता है। ये जो टेल वाला पार्ट रहता है हाइड्रोफोबिक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, नॉन पोलर इन नेचर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर। और ये क्या होता है अभी, पोलर इन नेचर रहता है, ठीक है। तो अब जो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक एंड की बात की है, तो हाइड्रोफिलिक एंड क्या होता है, जो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस में अभी मैंने बताया आपको कि जो सोडियम और पोटाशियम के आयंस होते हैं वो किस में होते हैं, सॉप्स में होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको गिवन है ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा, कार्बोनेट भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये सल्फोनिक एसिड के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। और ये तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, तो ये तो क्या आएगा यहाँ पर, हाइड्रोफोबिक बनेगा, नॉट हाइड्रोफिलिक। यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाइड्रोफिलिक पूछा है। तो राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ केस व्हेन गैसेज आर डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पोर्ट टू वैक्यूम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेज वुड डिफ्यूज इनटू वैक्यूम एट द सेम स्पीड। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पहले ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये डिफ्यूजन टॉपिक से है। कौन सा टॉपिक से है अभी, ये डिफ्यूजन से है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। क्या होता है अभी, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं अभी, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। और डिफ्यूजन को ऐसे भी समझ सकते हो, जो इंटरमिक्सिंग होती है वो कहाँ से कहाँ पे होती है, कौन से डायरेक्शन से होती है अभी, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन, जहाँ पर भी हाई कंसनट्रेशन होती है वहाँ से लो कंसनट्रेशन की तरफ क्या होता है अभी, इंटरमिक्सिंग होता है पार्टिकल्स का। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, गैसेस की बात कर रहे हैं, अलग अलग गैसेस हैं और उनको हम क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज़ कर रहे हैं थ्रू ए पोरस पोर्ट। जैसे यहाँ पर पोरस पोर्ट लगा दिया, यानी कि इसमें से ऐसे जा रही है ये गैसेस, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है, ये जो ऑप्शंस आपको गिवन है, कि इनमें से कौन सा गिवन पेयर ऐसा है जो सेम स्पीड से डिफ्यूज़ होगा, यानी कि सेम स्पीड से क्या है, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी उनकी। डिफ्यूज़न जो प्रोसेस होता है वो क्या है भाई, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। गैसेस के मास को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और उसी के बेसिस पे उनकी स्पीड को आइडेंटिफाई करते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो यहाँ पर जो स्पीड होती है डिफ्यूजिबिलिटी की, वो क्या होती है, उसका रिलेशन क्या होता है मास के साथ, वो इन्वर्स प्रोपोर्शन रहता है, ठीक है, मास का। तो ये रिलेशन रहता है। अब अगर किसी का मास सेम आ रहा है तो इसका मतलब उनकी स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी। अगर मास सेम है तो स्पीड भी क्या आ जाएगी भाई, सेम आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर क्या पता करना था भाई, देखो मास सेम स्पीड सेम, यहाँ पर क्या पूछा उसने, सेम स्पीड के लिए। तो यहाँ पर जो भी आपको गिवन पेयर ऑफ गैसेस गिवन है इन सब के लिए क्या करो, मास कैलकुलेट करके चेक कर लो। तो देखो जब हम मास कैलकुलेट करते हैं तो अमोनिया के लिए देखो क्या मास आता है, अमोनिया, नाइट्रोजन का क्या होता है 14, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 3 हाइड्रोजन है तो कितना आ जाएगा भाई 3, और ये बन गया 17। तो अमोनिया का मास कितना आ गया यहाँ पर 17, और हाइड्रोजन का तो एक
एटम का 1 होता है, तो H2 है तो यहाँ पर क्या आएगा 2, तो यहाँ पर तो 17 और 2 आ गया। मास शुड बी सेम, तभी स्पीड क्या होगी, सेम बनेगी, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है भाई, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन का मास क्या होता है 12, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा भाई, ऐड करोगे तो ये 28। एंड एक सल्फर एटम का कितना होता है मास 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा भाई 32, तो ये आ गया यहाँ पर 64, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है CO एंड N2, तो CO का भी हमने कैलकुलेट किया, कितना आता है भाई 28। N2 का मास देखो यहाँ पर, एक नाइट्रोजन एटम का जो मास होता है दैट इज़ 14, 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा भाई 28, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मास देखो किसके लिए सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के लिए, तो यहाँ पर जो सेम स्पीड बनेगी डिफ्यूजन के लिए वो क्या आएगी भाई, ऑप्शन नंबर 3 CO एंड N2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। भाई इस PDF में स्पेलिंग मिस्टेक्स है काफ़ी, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर करना और क्वेश्चंस पे ध्यान देना, ठीक है। तो क्या है देखो यहाँ पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है रिएक्टिविटी के लिए। ये मेटल्स आपको गिवन है, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम एंड सोडियम। देखो रिएक्टिविटी सीरीज को जब आप देखते हो तो उसमें सोडियम है, पोटाशियम है, वो सबसे टॉप पे होते हैं, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको चारों मेटल्स गिवन है इसमें से सबसे ज़्यादा तो किसकी आएगी, सोडियम की आएगी, इतना तो हमें पता लग गया। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में देखो आपको लास्ट में दिया हुआ है सोडियम, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 3 ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी है अभी। फिर देखो जिंक, आयरन और मैग्नीशियम बचा है, तो जिंक, आयरन, मैग्नीशियम में से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम, तो इसका मतलब सोडियम के बाद क्या आएगा भाई, मैग्नीशियम आएगा, तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम देखो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। फिर है जिंक और आयरन, तो जिंक और आयरन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है भाई, जिंक मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आपको जिंक ज़्यादा रिएक्टिव दिया हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर 4 में, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर 4। ये रिएक्टिविटी सीरीज वाला जो सीक्वेंस है ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए ट्रिक्स भी होती हैं, आप ट्रिक की हेल्प से भी ये लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। यहाँ पर देखो आपको एसिड बेस इंडिकेटर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा होता है। ऑप्शंस देखो आपको क्या क्या दिए हुए हैं, आराम से आप आइडेंटिफाई कर लोगे एसिड बेस, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। फर्स्ट ऑप्शन है विनेगर, तो विनेगर तो देखो क्या होता है, खुद एसिड है, ये एसिड बेस इंडिकेटर की तरह एक्ट नहीं करता है, और विनेगर में क्या होता है भी, एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट है लाइम वाटर, तो लाइम वाटर क्या होता है भाई, लाइम वाटर होता है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है CaOH का ट्वाइस। ये भी एसिड बेस इंडिकेटर की तरह एक्ट नहीं करता है, खुद बेसिक इन नेचर होता है। ये क्या है भाई, इसका नेचर कैसा होता है, ये बेस की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट है टर्मरिक, तो जो टर्मरिक है ये हमारा क्या है भी, नेचुरल इंडिकेटर होता है, एसिड बेस इंडिकेटर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। और बेकिंग सोडा क्या होता है भी, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट भी होता है। और जो टर्मरिक होता है ये एसिडिक सॉल्यूशन में तो इसका कलर क्या रहता है भाई, सेम रहता है। टर्मरिक का कलर कैसा होता है, टर्मरिक क्या है, हल्दी है, हल्दी को हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह। और टर्मरिक का जो कलर होता है येलो कलर की होती है ये, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में तो इसका जो कलर रहता है वो सेम रहता है, रिमेन सेम। और बट जब आप बेसिक सॉल्यूशन लेते हो वहाँ पर इसका चेक करते हो कि बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर क्या आएगा, तो वहाँ पर इसका कलर क्या बन जाता है भाई, ये टर्न हो जाती है रेडिश ब्राउन कलर में। किस में चेंज हो जाता है भाई, रेडिश ब्राउन कलर में। तो टर्मरिक को हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हम किसका यूज़ करते हैं, कोक, कॉयल गैस, कॉयल तार या फिर पेट्रोलियम। तो देखो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होती है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस जो होती है, यानी कि प्योर मेटल को हम क्या करते हैं, उनकी कंबाइंड फॉर्म से नेचर में जिस भी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती है उनसे प्योर फॉर्म में हम क्या करते हैं, मेटल को जब अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन में हम किसका यूज़ करते हैं, कोक का, कॉयल तार का, पेट्रोलियम का। देखो ये सभी कार्बन के कंपाउंड्स है, कार्बन की ही फॉर्म है, जब आप देखोगे तो इनमें सब में ही कार्बन है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं अभी, कोक का यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या है, कोक एक तो चीप होता है और ये इजीली अवेलेबल भी होता है, और जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोक को यूज़ करने का, वो क्या होता है, यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसकी तरह एक्ट करता है अभी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, तो इसलिए हम कोक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्राउन कॉयल लो इन कार्बन कंटेंट 60 to 70%, हाई इन मॉइस्चर कंटेंट एंड जनरली यूज इन पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज। यहाँ पर देखो कार्बन की
कॉइल की वो वाली फॉर्म को आपको आइडेंटिफाई करना है जिसमें कार्बन का कंटेंट कितना होता है, 60 to 70% होता है, मॉइस्चर हाई होता है। और कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ करते हैं। तो कौन से टाइप के कॉइल का हम यूज़ करते हैं, पीट का, लिग्नाइट का, बिटुमिनस का या फिर एंथ्रासाइट का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है भाई, लिग्नाइट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चारों ऑप्शन हैं, इनमें कार्बन कंटेंट की जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है, आपको ये बेसिक सा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो जो पीट होता है, पीट में जो कार्बन का कंटेंट होता है लेस देन 60% रहता है, ठीक है। ये 60% से भी यहाँ पर कम कार्बन प्रेजेंट होता है। और लिग्नाइट में देखो क्वेश्चन में बताया ये अराउंड 60 to 70 बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कार्बन कंटेंट प्रेजेंट रहता है। और जो बिटुमिनस होती है, बिटुमिनस में अराउंड 75 से 85 86 ऐसे कुछ होता है। और जो एंथ्रासाइट है यहाँ पर क्या होता है, 85 से 92 95 इस तरह से यहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है। और एक फॉर्म और होती है, कौन सी भाई, सब बिटुमिनस होती है। तो जो सब बिटुमिनस होता है वहाँ पर कार्बन का जो कंटेंट होता है वो अराउंड 70 to 75 76 ऐसे कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगेन ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको करेक्ट वाली स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है कि टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ अ स्टेट, यानी कि जब भी किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया, तो ये जो चेंज हो रहा है स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। जब भी किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो क्या रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो सब्सटेंस जब अपनी स्टेट को चेंज करता है तो वो कैसे चेंज करता है, बाय गेनिंग और लूजिंग हीट। अब ये जो हीट को वो लूज़ कर रहा है, गेन कर रहा है, ये कौन सी वाली हीट रहती है, लेटेंट हीट रहती है। कौन सी हीट रहती है भाई, लेटेंट हीट रहती है। अब जो ये हीट उसने एब्जॉर्ब की है या फिर रिलीज़ की है, इसको वो यूज़ करता है टू चेंज द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, इंट्रैक्शन है। सॉलिड्स में क्या होता है, क्लोज पैकिंग होती है, तो वहाँ पर जैसे सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो उसे क्या करना है, सॉलिड के पार्टिकल्स को लिक्विड के पार्टिकल्स में चेंज करने के लिए बॉन्डिंग को वीक बनाना है। ऐसे लिक्विड से गैस है तो वहाँ पर भी इंट्रैक्शन को क्या करना है, वीक बनाना है। और ऐसे ही अगर हम वाइस वर्सा करते हैं भाई, लिक्विड से अगर आपको सॉलिड फॉर्म में जाना है, लिक्विड वाटर से आइस बनाना है, तो वहाँ पर वो जो भी एनर्जी यूज़ हो रही है वो कौन सी एनर्जी यूज़ होती है भाई, लेटेंट हीट यूज़ होती है। और लेटेंट हीट जो एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज़ होती है वो क्या काम करती है, स्टेट का चेंज करने का काम करती है। सिर्फ वहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर वो राइज़ या फिर लूज़ नहीं कराता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको कैसी दी हुई है भाई, रॉन्ग दी हुई है। नेक्स्ट है, ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो ड्राई आइस होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं, ये क्या करती है भाई, सब्लाइम हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाने को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, हायर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड इंडिकेट्स वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। भाई ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्या बता दिया, अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स है वहाँ पर कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई, वीक है। भाई बॉइलिंग पॉइंट तभी तो स्ट्रांग होगा जब वहाँ पर क्या होगी, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे। स्ट्रांग है तभी तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि उसको ज़्यादा टाइम तक क्या है भाई, हीट देनी पड़ेगी, बॉयल करना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, उसका ज़्यादा आएगा, यानी कि टाइम लेकर वो क्या करेंगे, इंट्रैक्शंस को वीक बनाएंगे। तो हायर द बॉइलिंग पॉइंट वीक इंट्रैक्शन नहीं होगा, हायर द बॉइलिंग पॉइंट मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये भी आपको रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जनरली हायर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर अ सब्सटेंस। देखो सबसे पहले आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ये पता होना चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, देखो अभी हमने देख लिया था कि लेटेंट हीट क्या होती है, जो स्टेट को चेंज करने में एनर्जी का हम यूज़ करते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब वाली भी हो सकती है और एनर्जी रिलीज वाली भी हो सकती है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या बनेगा भाई, जब आप क्या कर रहे हो, लिक्विड से गैशियस स्टेट में जा रहा है, लिक्विड से क्या कर रहे हो, गैशियस स्टेट में सब्सटेंस चेंज हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। तो यानी कि जो एनर्जी यूज़ हुई है लिक्विड से गैशियस फॉर्म में चेंज होने में, उसे हम क्या बोलते हैं अभी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने को हम क्या बोलते हैं अभी, हीट ऑफ फ्यूज़न। अब देखो क्या बताया स्टेटमेंट में
कि जो वेपराइजेशन वाली हीट रहती है ना वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्यूज़न वाली। तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है आपको। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा क्यों होती है फ्यूज़न वाले से? तो देखो इसका रीज़न क्या है, लिक्विड में क्या होता है भाई, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड जो रहते हैं, यहाँ पर जो मॉलिकुलर इंट्रैक्शन रहती है, स्पेस जो रहता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होता है सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, और गैशियस में तो ना के बराबर होता है। ठीक है, नो इंट्रैक्शन या फिर लिटिल इंट्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिटिल स्पेस मतलब स्पेस तो ज़्यादा होता है बट इंट्रैक्शन क्या होती है, ना के बराबर होती है। तो जब आप लिक्विड से गैसियस स्टेट में उसको चेंज करते हो तो यानी कि आपको इतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, इतनी लेटेंट हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो भी इंट्रैक्शन है वो क्या है, ना के बराबर हो जाए और स्पेस क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और यहीं पे सॉलिड से लिक्विड में जब आप जाते हो तो सॉलिड में क्या होता है, क्लोजली पैक होते हैं, और क्लोजली पैक से आपको सिर्फ क्या करना है, इंट्रैक्शन को वीक बनाना है, यानी कि स्पेस को थोड़ा सा बढ़ाना है। यहाँ पे क्या होता है, ना के बराबर स्पेस रहता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, ये क्लोजली पैक रहते हैं, लेकिन लिक्विड्स में क्या होता है, थोड़ा स्पेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा वीकर करना है इंट्रैक्शन को। तो इसीलिए जो लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन रहता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर तो आपको वीक करनी है, यहाँ पर आपको इंट्रैक्शन को क्या करना है, ख़त्म ही करना है, ना के बराबर करना है। तो इसीलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ हायर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर कंप्लीट होता है एचटेट टीजीटी साइंस का सॉल्यूशन। जो टीजीटी साइंस में जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए थे हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, और साथ ही हमने 2018 से लेकर 2023 तक टीजीटी साइंस के लिए एचटेट ने जितने भी एग्ज़ाम्स लिए हैं, सारे एग्ज़ाम्स के हमने केमिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को, केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन है वो हमने कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है और ईयर वाइज कैसे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। लास्ट ईयर तो जो एग्ज़ाम हुआ था यानी कि 2023 में हुआ है, तो इसमें तो जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो 9-10th के अकॉर्डिंग ही है, ज़्यादा 11-12th के नहीं है। बट आप स्टार्टिंग वाले देखोगे तो वहाँ पर 11-12th से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। आप जब इन पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखोगे तो दीज वीडियोज़ विल रियली हेल्प यू। किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन को एनालाइज करते हो, पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ये जो पीवाईक्यू सीरीज़ है ये ज़रूर हेल्प करेगी।